अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, इसराइल के गज़ा पर हमले जारी हैं। अमरीका ने हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान कर दिया है और रवाना भी कर दिया है। इस बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जंगी जहाज़ों समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज़ भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीकी फ़ज़ाई इस इलाके से अपनी ताकत बढ़ाने के साथ इसराइली फ़ौज के लिए मज़ीद फ़ौजी साजो सामान भी भेजेगा। इसराइल के हमलों से अब तक बच्चों और औरतों समेत 413 फ़लस्तीनी शहीद और 2300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। हफ्ते की सुबह हुर्रियत पसंद तंजीम हमास ने यह कहते हुए कि अब हमारे लिए हमले के सिवा कोई चारा नहीं रहा, हमास ने गजा से इसराइल पर 7000 रॉकेट फायर किए हैं, जिसके बाद इसराइल और फलस्तीन में जंग छिड़ गई। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के नाम से इसराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले किए। हमलों में एक अफसर और 50 सेहूनी फौजियों समेत 700 से जायद इसराइली हलाक, जबकि 2200 से जायद जख्मी हुए हैं। 100 से जायद इसराइली फौजियों को यरगमाल बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी पर बंद कमरे में इजलास भी बगैर नतीजा खत्म हो गया। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल ममालिक की हिमायत भी हासिल न कर सका। दूसरी तरफ ईरान और अमरीका जंग पर खुलकर सामने आ गए हैं। अमरीका ने न सिर्फ इसराइल की हिमायत बल्कि फौजी इमदाद भी भिजवा दी है, जबकि ईरान ने खुद पर हमले की सूरत में इसराइल जवाबी हमले का ऐलान किया है। आज तीसरा रोज है, जंग जारी है, हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान ने, साबिक सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आज तीसरा रोज है लेकिन हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं, और अगर हम इसराइली वज़ीर आज़म की बात करें तो उन्होंने तो जंग डिक्लेयर कर दी है, ख़वातीन बच्चे जंग में शहीद हो रहे हैं। तो सर, क्या आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर होगी या हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं? क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? जिस तरीके से बयानात सुनने में आ रहे हैं और जिस तरीके से बंदियां नजर आ रही हैं, और मेरा इशारा है जो अमेरिका ने और जो बाइडन ने बयान दिया है, और मेरा इशारा है जो ईरान की तरफ से इंदिया मिला है, और मेरा इशारा है जो तुर्की के सदर ने कहा है कि हम फ़लस्तीनियों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम जंग मुसल्लत करने पर उसका मुकाबला करेंगे फ़लस्तीनियों के साथ। सबसे मजबूत बयान तुर्की के सदर का ही है। अगर इन तीनों बयानात को आप मिला भी लें तो महसूस होता है कि बहुत खौफनाक और बहुत हौलनाक एक्शंस सामने आने वाले हैं, और उसका इंदिया ये मिलता है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। बिजली कटना शुरू हो गई है, गैस बंद हो गई है, खुराक की सप्लाई के सारे रास्ते काट दिए गए हैं और गाजा को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि वो अब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपनी सारी हॉविट्ज़र बड़ी बड़ी जो आर्टिलरी गने हैं उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। टैंक सामने आ चुके हैं। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में अभी बयान किया और जाहिर किया कि जो अमेरिकन कैरियर है, जंगी जहाज है, वो उनकी समुद्री हदूद में पहुंच चुका है, और वो बाकी साजो सामान जो आयरन डोम का सामान 7000 मिसाइल जब फायर हुए, हमास ने अपने मरता क्या नहीं करता जब से जितने जितने अरसे जुल्म सितम और ये जो जुल्म तादी जो जारी है हमास पर, जो अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी रेजोल्यूशन हैं उसकी किसी ने कभी कोई पासदारी नहीं की। तो उस सिलसिले में जब वो दीवार से लगा दिए गए तो उन्होंने फ़िज़ाई, ज़मीनी और समुद्री भी वो जो इस तक आज तक जिसकी तारीख नहीं मिलती है कि ग्लाइडर्स के ज़रिए उन्होंने सैकड़ों जंगजुओं को उतार दिया और फिर उन्होंने हमला किया। सबसे अहमियत की डॉक्टर, जिस बात तरह से यह है हमास कि ने कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम हमला करते, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दीगर ममालिक की जानिब से बयानात आ रहे हैं, अमेरिका ने तो खैर इमदाद भी वहाँ पर भेज दी है, रशिया ने मजम्मत नहीं की, और इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं उनकी हिमायत भी हासिल नहीं हो सकी है यूनाइटेड नेशंस के इजलास में। इस रद्द-ए-अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये यूनाइटेड नेशंस का इजलास बंद कमरे का इजलास था। उसमें बंद कमरे में जो चीज़ें सामने इशारे मिल रहे हैं ये कि रशिया ने कंडेम भी किया और मुखालफत भी की, और इसलिए एजेंडा तैयार नहीं हो सका। रेजोल्यूशन को फाइनल शक्ल नहीं दी गई सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को, तो उसकी वजह से ये मामला बर्खास्त हो गया और वो इजलास नहीं हो सका। न ही इजलास के बारे में कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई या प्रेस रिलीज निकला, जो कि अक्सर निकलता है। अगर डिसएग्रीमेंट भी, उसका मतलब ये हुआ कि जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के,
उसमें से एक मेंबर ने तो वाज़ेह तौर पर इंडिया दे दिया था कि वीटो हो जाएगा। चाइना या अब्सटेन करता या वो भी वीटो कर सकता था, लेकिन अब्सटेन करने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर चाइना के बयान को देखा जाए जो उन्होंने अपने वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से दिया है, तो महसूस यही होता है कि एक तो वो मामले सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन ही पास हो सका, जिसकी वजह से अमेरिका ने और उसके सदर ने जो बाइडन ने बयान दिया है कि हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और हम हर लिहाज से इजराइल की मदद करेंगे। और साथ में जो खौफनाक और ख़तरनाक बात है कि उनके मीडिया ये कह रहा है अमेरिका का कि अमेरिकन सिटीजन्स इसमें हलाक हुए हैं या कैद में हैं, तो ऐसी सूरत में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक अमेरिका भी शामिल हो सकता है इजराइल के साथ। उनका तो दिल वैसे भी कर रहा है, लेकिन अब उनको बहाना मिल सकता है कि वो ये कर लें। इसमें ये बात भी वाज़ेह रहे आपके नाजरीन के लिए कि यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल की पासदारी का कोई नहीं सोच रहा। ये नहीं सोच रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी होती रही और उसकी इजराइल गाजा को उसने बिल्कुल एक ओपन जेल के तौर पर काफी अरसे से ए बी और सी करके ओस्लो अकॉर्ड के बाद उन्होंने तकरीबन 80% इजराइल ने गाजा को लॉकडाउन किया हुआ है, जिसमें से तकरीबन 50% ऐसे इलाके हैं जिसमें टोटल इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। 30% ऐसे इलाके हैं बी एरिया जिसमें कि इजराइल ने सिक्योरिटी संभाली हुई है। सिर्फ 18% जो है वो गाजा के बिल्कुल पास सर, है, आप यानी ठीक कि कह रहे हैं कि इसराइल की बर्बरियत वहां पर जारी है, बच्चे खवातीन शहीद हो रहे हैं। लेकिन सर, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, हमें डिप्लोमेटिक वेज तलाश करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जंग के अलावा वो डिप्लोमेटिक वेज क्या है जिसके जरिए से अमन कायम हो सकता है, या वो कौन से ममालिक हैं जो सालिसी का किरदार अदा कर सकते ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके, अमन कायम किया जा सके? सबसे यहाँ कलीदी बात है और आपने अहम क्वेश्चन किया है कि अगर इस चीज को आज अगर नहीं या कल तक नहीं या रात के 12 बजे तक अगर इस मामले को नेगोशिएशन के जरिए तय नहीं किया गया, तो जिस तरीके से इजराइल तैयारी कर रहा है अमेरिका की मदद से, और अमेरिका का मतलब है तमाम नेटो कंट्रीज, तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा खूनरेजी सामने नजर आ रही है हजारों की तादाद में। उसको रोकने के लिए एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो के लिए है और जिसके पहले ही आर्टिकल में, जो कि आर्टिकल कहलाता है इसका 1, यानी कि ओआईसी की मैं बात कर रहा हूं, और ओआईसी का आर्टिकल 1 का 8वां जुज क्लियरली है कि सपोर्ट करें पैलेस्टीनियन को और उसको फॉरेन ऑक्यूपेशन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के मुताबिक बचाया जाए। और दूसरा ये है कि अल-कुद्स अल-शर्फ को जो है उसको जो है अपने कब्जे में और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा जाए। तो लिहाजा हमें हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है ओआईसी का जिसमें खुद दर्ज है ये बात, और आर्टिकल 9 के तहत अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को उस तरह से यूज नहीं किया जा रहा। जो मुस्लिम ममालिक हैं वही यकजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजम्मती बयानात और ये कह देना कि आलमी बरादरी इसका नोटिस ले, ओआईसी की जानिब से कहा गया, ये तो काफी नहीं होगा। जब अपनों ने ही अगर किरदार अदा नहीं करेंगे, और आपकी बात दुरुस्त है कि ओआईसी ना कश्मीर में फाल रहा, ना जब तल अवीव से बैतुल मुक़द्दस में जब उनका दारुल खिलाफा इजराइल का शिफ्ट हो रहा था, उस वक्त भी ओआईसी तकरीबन खामोश रहा, एक मीटिंग करके गुफ्तन बर्खास्तन हो गया। तो अब ज्यादा उम्मीद आपकी इस गुफ्तगू से, और मेरा भी यही मानना है कि ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन याद रखें, आपके प्रोग्राम को रिकॉर्ड के तौर पर रख लें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दफा ये 1948 के बाद पहली दफा इस लेवल के ऑपरेशंस हो रहे हैं, और अवाम जो गल्फ कंट्री की हैं जिनको कि काफी कंट्रोल करके रखा गया है, वो अपने हुक्मरानों के लिए एक वबाल बन जाएंगी, और हो सकता है वो बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप हो, जिससे वहां के हुक्मरान न सिर्फ ओआईसी की मीटिंग कॉल करें बल्कि अपने लिए राह फरार और राह पनाह इस्तेमाल करें। तो इसलिए अब क्योंकि अवाम के जज्बात मुख्तलिफ हैं, इसमें हुक्मरानों के जज्बात से, खासतौर पर गल्फ कंट्री के, एक ही सरबराह पूरी दुनिया में है जिसने कि बहुत खुलकर बयान दिया है, और वो तैयब एर्दोगान है। अच्छा सर, उसके अगर अलावा हम ईरान है, वर्ल्ड उसके ऑर्डर की अलावा बात करें सर, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो हमेशा से हर मुल्क चाहता है कि वो पावरफुल हो, अमेरिका के हवाले से कहा जाता है। लेकिन अब चूंकि दो ब्लॉक हैं और वो दो ब्लॉक खुलकर एक दूसरे के अगेंस्ट है, हम यूएसए की बात कर लें या रशिया की बात कर लें,
तो क्या इस तमाम तो सूरत हाल के बाद जो दो ब्लॉक हैं वो खुलकर सामने आएंगे और इसको प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट किया जाएगा? और सर ये भी बता दीजिएगा कि इस जंग के आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नहीं, ये तो फौरी आज जो है तकरीबन 4.7 के करीब तेल का भाव बढ़ गया है, कल इससे डबल होने वाला है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर इसके बड़े मुज़मर असरात साबित होना शुरू हो जाएंगे, असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यूक्रेन के ज़माने में ऑयल भी महंगा हो गया, खुराक भी महंगा हो गई, पूरी दुनिया में उसका असर है। पूरी दुनिया तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेगी, हमारे जैसे ममालिक बर्दाश्त करने की सकत में नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए था कि जैसे ही 7 तारीख को ये जंग शुरू हुई और फॉरवर्ड बाइंग इसको कहते हैं, फॉरवर्ड बाइंग तेल की कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने नहीं किया। पहले भी ऐसी गलतियां करते रहे हैं, जिसकी वजह से अब आवाम जो है उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक ब्लॉक्स का ताल्लुक है, यस, ये बात अगर आप बड़े कैनवस पर देखें, अगर आप जियो पोलिटिकल कैनवस पर, तो ये सफबंदियां उसी तरह हो रही हैं जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस, यानी चाइना और रशिया के कंटेनमेंट का जो मामला, चाइना और अमेरिका की कंटेनमेंट जो चाहता है चाइना का करना, उसकी सफबंदी के मुताबिक दुनिया अपने अपने तौर पर अपने अपने कार्ड शो करना शुरू कर रहे हैं। आपने देखा कि नेटो ममालिक ने सारों ने इजराइल की हिमायत में तकरीबन बयान दिया, जबकि इधर वाले ममालिक जो हैं वो बड़े दबे अल्फाज में हिमायत करने को तैयार हैं फलस्तीन के, दबे दबे सहमे सहमे अल्फाज में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो खुल के उनको आ जाएंगे। और अभी इस मामले में काफ़ी वो बाकी है। अगर ओस्लो अकॉर्ड जो 1973 में हुआ था, उसमें उसके अगर मामलात को अगर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2334 के तहत अब तक अगर वो मसला हल कर लिया जाता और अगर 7 लाख फलस्तीनियों को आबाद न किया जाता सेटलमेंट के तौर पर, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के खिलाफ है और जो कि जेनेवा कन्वेंशन जो ईरान का किरदार है इसमें, मुख्तलिफ थ्योरीज जो सर्कुलेट कर रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि ईरान की बैक है फ़लस्तीन को, हमास को, तो अब ईरान पर जो है वो मुमकिन तौर पर हमला हो सकता है, किया जा सकता है, या इस किस्म की कोई एडवेंचर जो है वो हो सकता है। तो अगर आप ये बताइएगा क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो इसके फिर असरात क्या मुरतब होंगे? ये पॉसिबल इसलिए भी है कि ईरान के जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था वो साइन होना था पिछले माह, नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि अकॉर्ड में रखना पैदा हो गया। सो उस अकॉर्ड को में रखना होने का मतलब ये है कि ईरान पर अमेरिका का दबाव के इनरिचमेंट न करें, यानी कि न्यूक्लियर बम ना बनाएं। तो ऐसी सूरत में पहले ही इजराइल और अमेरिका धमकी देते रहे हैं ईरान को, खासतौर पर इजराइल की हम हमला करेंगे। तो आपकी बात में वजन इसलिए है कि अब इसके असरात, अब इसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। तो जब ये बात जब बढ़ेगी और एस्कालेट होगा ये मामला, तो बिल्कुल ईरान लपेट में खुद ब खुद आ जाएगा। और ईरान के सदर ने तो कोई लगी इसमें लपटी नहीं रखी है। उसने तो इस्माइल हानिया से बात करते हुए आज कह दिया है कि हम इंशाल्लाह मिलकर नमाज पढ़ेंगे मस्जिद अक्सा में। और उन्होंने हर लिहाज से अपनी हिमायत, टर्की ने और ईरान ने तो अब हर लिहाज से कह दिया है। बाकी मुस्लिम ममालिक चाहे उसके हुक्मरान न भी चाहें, लेकिन उनके अवाम, आप देखेंगे कि 4-5 ममालिक में तो जुलूस बड़े बड़े निकले हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी और ममालिक में जुलूस जलसे जब निकलेंगे और लोग वायलेंट होंगे, इस मामले में जज्बात दिखाएंगे, तो वहाँ के हुक्मरान पाकिस्तान समेत उनके ऊपर बहुत मजबूरी हो जाएगी। और फिर ऐसी सूरत में कोई कलेक्टिव फैसला बिल्कुल सर, फ़लस्तीन के साथ इस्लामिक वर्ल्ड के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और इसराइल की बर्बरियत वहाँ पर जारी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अमन वहाँ पर कायम हो और तमाम तर मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से सेटल हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।